देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट हमने ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिया है। तो अभी तक अगर आप इन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप इन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। इससे पहले हम इस पार्ट 3 को स्टार्ट करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप ये चैप्टर यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आप सभी पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर को पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, तो आज की हम अपनी पहले क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ठीक है, प्रत्येक आवर्त का यानी कि सभी आवर्त, जितने भी आवर्त हैं 7 आवर्त हैं, आप सभी जानते हैं। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है, अंतिम तत्व कौन सा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले से थ्योरेटिकल लेक्चर 1 में बता दी थी, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म का पूरा चैप्टर बताया था। तो उसमें मैंने ये बताया था कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अंतिम समूह को हम क्या कहते हैं, शून्य समूह कहते हैं। ठीक है, और अंतिम समूह में जो तत्व होते हैं वो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये जो तत्व होते हैं वो अक्रिय तत्व होते हैं और इनको एक तरीके से निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। अब वो तो अंतिम सदस्य के बारे में बात था, अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। पहला ऑप्शन है एक क्षार धातु, दूसरा ऑप्शन है एक हाइड्रोजन, तीसरा एक अक्रिय गैस और चौथा एक उपधातु। ठीक है, तो देखिए आवर्त सारणी जब आप देखेंगे, आवर्त सारणी में मैंने पहले ग्रुप में आपको बताया था कि पहले ग्रुप के तत्वों को हम क्षार धातु कहते हैं, अल्कली एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप में जितने भी तत्व हैं यहीं से आवर्त सारणी के प्रथम तत्वों की शुरुआत होती है, क्योंकि यही जो है वो आवर्त बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से ऊर्ध्वाधर खाने जैसे इस तरीके से कटेंगे तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो पहला जो तत्व होगा वो क्या होगा, वो क्षार धातु होगा, क्योंकि वो ग्रुप 1 के अंतर्गत आएगा, ग्रुप 1 के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb, Cs और Fr होते हैं। ठीक है, तो इनको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा होता है, क्षार धातु होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 1 के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप ए के तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और नियॉन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप सभी जानते हैं 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कक्षक में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे कक्षक में 6 भरे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने भर दिया तो ये पूरा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो 2 पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 6। तो इसमें जो है वो अभी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक तत्व का ये गुण होता है कि वो किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन लेके या फिर उस तत्व को इलेक्ट्रॉन दे के अपना जो है वो अष्टक पूरा कर ले, अपना जो है वो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से फिल कर ले। ठीक है, तो इन तीनों में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। जैसे नाइट्रोजन को भी आप देख रहे हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 5, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा अपना अष्टक को पूरा करने के लिए। इसके अलावा फ्लोरीन का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखेंगे तो इसको भी ज़रूरत होगी,
क्योंकि इसका जो है वो इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 7 हो जाएगा। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होगी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम नियॉन की बात करें जो कि एक अक्रिय तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक आप सभी जानते हैं 10 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 8, यानी कि बाह्य कोश में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको किसी भी तत्व से न इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होगी न इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सजातीयता किसकी शून्य होगी, तो वो होगी नियॉन की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि इन सब का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता पड़ रही थी अष्टक पूरा करने के लिए, हालांकि नियॉन में नहीं पड़ रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्यतः गुणधर्म क्या है। देखिए, तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड हैं उनका सामान्यतः गुणधर्म बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है। तीसरे और चौथे समूह के जितने भी ऑक्साइड हैं वो सभी अम्लीय और क्षारीय गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। मैं यहाँ पे पहली बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पहले जो आवर्त है, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है वो 8 होती है, तीसरे में भी 8 होती है, चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है, पाँचवें में भी 18 होती है और छठवें आवर्त में 32 होती है और सातवें आवर्त में जितने शेष तत्व रह जाते हैं यानी कि शेष तत्वों को रखा गया है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि पहले के आवर्त में तत्वों की संख्या 2, दूसरे तीसरे में 8 और 8 होती है, चौथे और पाँचवें में 18 18, छठवें में 32 और सातवें में शेष जो तत्व बच जाते हैं उनको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी, तो अभी मैंने बताया 8 होगी, क्योंकि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि पहले आवर्त में 2 हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है वो 8 तत्व हैं, चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। तो यहाँ पे पाँचवें की बात हो रही है, तो पाँचवें आवर्त में कितने तत्व हैं, 18। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को रखा गया है, तत्वों को किस क्रम में रखा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है कि परमाणु भार के वृद्धि के क्रम में, परमाणु क्रमांक के वृद्धि के क्रम में, अणुभार के वृद्धि के क्रम में और वाष्प घनत्वों के वृद्धि के क्रम में। तो देखिए, तत्वों का आवर्त जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि के क्रम में यानी कि उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 9 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि सर आपने जो पीरियोडिक टेबल दिखाया था उसमें तो 18 समूह थे। तो देखिए, वो समूह नहीं है, वो 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि समूहों की संख्या 9 है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक के समूह को ए और बी उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, ए और बी उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तो अगर मान लीजिए पहले वाले समूह को ए और बी उपवर्गों में विभाजित किया जाता है तो ये 2 ऊर्ध्वाधर खाने बनेंगे। इसी तरीके से अगर 7 को ए और बी में ऊर्ध्वाधर खानों में विभाजित किया जाता है तो 7 दूनी के 14 ऊर्ध्वाधर खाने तो इस तरीके से हो गए। और जो 8वां समूह है
उसको 3 ऊर्ध्वाधर खानों में विभाजित किया जाता है। तो 14 3 कितना हो गया 17, और एक होता है शून्य समूह, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर खाना शून्य समूह का होता है। तो 14 3 17 और एक 18, तो 18 खाने टोटल आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन समूहों की संख्या कितनी होगी, 9 ही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने समूह हैं, तो 9 समूह हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको पता है निकालना तो बहुत आसानी से आप आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का स्थान बता सकते हैं। जैसे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी कि ये कार्बन तत्व है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सा तत्व है, फिर भी आप स्थान बता सकते हैं। जैसे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा। सिंपली आप क्या कीजिए कि इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। तो पहले कक्षक में 2 और बाकी शेष में होंगे तो 4, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 4, तो दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 और 4 हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये आवर्तों को प्रदर्शित करती हैं। अगर 2 संख्याएं हैं 1 और 2, ये 2 संख्याएं हैं, यानी कि ये दूसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, और अंतिम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके वर्ग को, वो उसके समूह को प्रदर्शित करेगा। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि चौथे समूह का ये तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उससे आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 8 हो जाता है तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा, और किस आवर्त का यह तत्व होगा, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता दर्शाती है। ठीक है, कि वो तत्व कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो सबसे कम की बात हो रही है, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है। तो देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे हमारा जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो बढ़ता है। ठीक है, तो जो लिथियम है, आप सभी जानते हैं कि लिथियम जो है वो दूसरे आवर्त का तत्व है, दूसरे आवर्त का पहला तत्व है। तो इस तरीके से लिथियम जो है वो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, लिथियम निम्नलिखित में से लिथियम जो है वो कम विद्युत ऋणी तत्व है। आप सभी ये भी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो बढ़ता है। तो इन सभी से परमाणु क्रमांक लिथियम का सबसे कम है, इसलिए इसका सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बस आप ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे यानी कि समूहों में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इतना चीज़ अगर आपको पता है तो डेफिनेटली जो है वो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यता होता है। आवर्त सारणी में समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यता होता है। तो देखिए, आवर्त सारणी में समान ऊर्ध्वाधर समूह में जितने भी तत्व हैं उनके वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वो समान होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सभी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, एक समूह के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहले समूह के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले समूह में लिथियम और सोडियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11।
तो लिथियम का यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 1, बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1, तो इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 1 के अंतर्गत, समूह 1 के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं समूह 1 में, उन सभी के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह में तत्वों के सामान्यतः क्या सामान्य होते हैं, तो उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है, नाइट्रोजन कहाँ है आवर्त सारणी में, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बस पता रहना चाहिए। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो 3 3 6 1 7 होता है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और बाकी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो उसका वर्ग को प्रदर्शित करेगा। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नाइट्रोजन चौथे समूह का तत्व है, 5वें वर्ग का तत्व है। तो ये चीज़ बस आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो 5वें वर्ग का तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है। इसके अलावा 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, दूसरे आवर्त का तत्व है, क्योंकि इसमें जो है वो संख्या कितनी है, 2 है। 2 और 5 दो संख्याएं हैं, तो 2 दूसरे आवर्त का तत्व है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि आपको जो है वो किसी भी आवर्त सारणी में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दे दिया जाए तो आप उस आवर्त सारणी में उस तत्व का स्थान बता सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको निकालना है। ये क्वेश्चन 2002 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कैल्गन व्यावसायिक नाम है। कैल्गन किसका व्यावसायिक नाम है, तो कैल्गन जो है वो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का व्यावसायिक नाम है। इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा, NaPO3 का होल 6। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो 2010 में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोनों तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, दूसरा है दोनों तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, दोनों तत्व क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी दोनों तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो आप फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन है और सिलिकॉन है वो एक ही समूह में रखे गए हैं। तो एक ही समूह के तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस कराया था। तो दोनों तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समूह के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ऑक्सीजन तथा सल्फर को एक ही समूह में रखने का कारण है। अब फिर यही बात आ रही है, तो ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों जो है वो एक ही समूह के तत्व हैं। ठीक है, इसलिए इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो उनके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए जो है वो हमने जो है वो ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसके अलावा सल्फर को S से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 और 6 हो जाएगा, और सल्फर का लिखें तो 2 और 8, 8 2 10 और 6 16। तो दोनों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और 6 है, यानी कि उन दोनों के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसीलिए ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखा गया है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों के परमाणुओं की समान संख्या होती है। ठीक है, तो परमाणुओं की समान संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है।
ठीक है। आवर्त सारणी में जो एक ही समूह के तत्व हैं उनके परमाणुओं में किसकी संख्या समान होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए बाह्य उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है, बाह्य कोषों में नहीं कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन पे कंफ्यूज ना होइएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है किसी एक ही समूह के तत्वों के परमाणुओं में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, धात्विक प्रकृति धात्विकता जो है वो बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, और तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति तथा धन विद्युतीय प्रकृति तथा धात्विकता प्रकृति घटती है। तो इसको देखिए, इसको अगर आपने थ्योरेटिकल लेक्चर 1 देखा होगा तो आप ये सभी जानते हैं कि तत्वों का अगर जो है वो हम आवर्त सारणी में आवर्त में अगर बाएं से दाएं हम बढ़ें तो उनमें जो है वो बहुत सारे गुण इसके परिवर्तन होने को मिलते हैं। जैसे उनके धात्विकता जो है वो धात्विकता प्रकृति घटती है, धन विद्युतीय प्रकृति उसकी जो है वो चेंज होती है। इसके अलावा ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति ये सभी जो है वो घटती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति, धन विद्युतीय प्रकृति तथा धात्विकता प्रकृति घटती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें याद करने के ऊपर है, कोई इसके लिए ट्रिक नहीं है। आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार इसका रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2006 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये कह रहा है कि जब आवर्त सारणी में हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयनन विभव में कमी का क्या कारण है। देखिए, आवर्त सारणी में अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनन विभव की में जो है वो कमी देखने को मिलती है। तो इसमें इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण है परमाणुवीय आकार बढ़ जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे जैसे ही हम वर्ग से किसी भी आवर्त सारणी के वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ने के कारण आयनन विभव के मान में हमें कमी नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणुवीय आकार का बढ़ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है, शायद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कुछ गलत हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया गया है, सिर्फ आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तत्व X आवर्त सारणी के तृतीय समूह में है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है। कोई भी एक तत्व है X आवर्त सारणी में तृतीय समूह में स्थित है, ठीक है। तो तृतीय समूह में स्थित है, इसका मतलब क्या है कि उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 3 है, और बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। बाह्य कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो वो तीसरे समूह का तत्व है, यानी कि उसके बाह्य कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 3 है, यानी कि उस तत्व की संयोजकता कितनी है, 3 है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि तब उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है। ऑक्साइड के लिए आप जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का जो है संयोजकता कितना होता है, 2। तो अगर हम इसके ऑक्साइड के बारे में बात करें, मान लीजिए ये तत्व है, ये इसका ऑक्साइड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 और इस तत्व की संयोजकता निकल के आ गई 3। तो जब यौगिक बनता है तो ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे चला जाता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। तो X2O3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, X2O3, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि एक अधातु यौगिक बना सकता है। एक अधातु है, एक नॉन मेटल है, वो यौगिक बना सकता है, किसके कारण। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, सहभागिता अथवा उनके दान से। दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता से। तीसरा है इलेक्ट्रॉनों के क्षय से, और चौथा है इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति से।
तो देखिए कोई भी अधातु जो होता है, कोई भी नॉन मेटल एक कंपाउंड तभी बना सकता है जब उसको इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति हो या फिर उसको सहभागिता मिले, यानी कि दूसरे से साझेदारी करे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन दान करके किसी भी तत्व के साथ वो यौगिक का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है कि एक अधातु यौगिक तभी बना सकता है जब इलेक्ट्रॉनों को वो प्राप्त करे या इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता करे या फिर इलेक्ट्रॉन दान करे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं एडिशनल रूप से आप सभी को बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो बहुत ज़्यादा यौगिक बनाती है, सबसे अधिक यौगिक बनाती है? तो इसका आंसर है जेनॉन, XE। ठीक है, तो इसका संकेत भी याद रख लीजिएगा। जेनॉन अक्रिय गैस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यौगिक बनाती है। इसके अलावा अक्रिय गैसों के नाम भी याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सभी जो है वो अक्रिय गैस हैं, इनके अष्टक जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आई थिंक आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ये टोटल 35 क्वेश्चन हमने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म से करा दिए और आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अगर आप इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देखना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो देखने के लिए, इसका वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और केमिस्ट्री चैप्टर वाइज स्टडी पे क्लिक करके आप सभी पार्ट्स को बेहद आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप इसके पार्ट को पढ़ना चाहते हैं, थ्योरेटिकल रूप से इसको पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से आर्टिकल के रूप में पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।